हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। अन अकेडमी के इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल इन बारिश के दिनों में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राजस्थान कला एवं संस्कृति में बारिश का समय चल रहा है, चारों तरफ रंगारंग माहौल हो रहा है भाई साहब, और बिल्कुल उसी रंगारंग माहौल के अंदर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की चित्रकला एक अलग ही आगाज के साथ में भाई साहब। फटाफट से हाँ जी, 10 बजे अन अकेडमी पर कौन कौन आता है, एक स्टूडेंट पूछ रहा है भाई साहब। बिल्कुल आज वो वाली क्लास 10-15 पर है, आज वो वाली क्लास पता है 10-15 पर रखी है मैंने, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल लोड लेने की आवश्यकता ही नहीं है भैया, बिल्कुल आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रख लेना आप लोग। चलिए भैया ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात को। आप जुड़ चुके हैं लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर, जहां आप राजस्थान के हर एग्जाम को, आरपीएससी के हर एग्जाम को करने वाले हैं लेट्स क्रैक इट। तो आप राजस्थान के अंदर जिस प्रकार हमारा ये रंगीला राजस्थान है, उस राजस्थान के अंदर जुड़ने के लिए आप लोग एक चीज ध्यान रख लेना, अपना कोर्स का जो टाइम है ये मैंने आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है भाई। आप लोगों को पता है ना भाई, टाइमिंग वाइमिंग थोड़ा सा चेंज कर दिया, आपके हिसाब से देख लो। अब आप लोग सुबह मैंने टाइम कर दिया है आपके कितना, 9 बजे वाला, सुबह 9 बजे का टाइम रख दिया है, ये अपना एज इट इज है भैया। इसके बाद में ये जो 7 बजे वाला टाइम है, इसको अपन ने कर दिया है 7:30, शाम को 7:30 का टाइम अपन ने कर दिया है। और ये जो रात वाला टाइम है ना, ये रात वाला टाइम आज आपके 10:15 पर है भैया, आज रात को 10:15 पर है, ध्यान रख लेना। 10:15 से 11:15 ये आपके स्पेशल क्लास, ये आपके यूट्यूब पर होती है। रोज रोज मैं आपको बताता ही हूं ये वाली बात, ठीक है ना, कि ये वाली जो आपके है ये आपके यूट्यूब पर होती है, ये आपके एप्लीकेशन पर होती है, ये वाली अभी आपकी यूट्यूब पे चली रही है, ये एप्लीकेशन पर आपके बिल्कुल निशुल्क होती है, ये एप्लीकेशन पर बिल्कुल निशुल्क होती है। ध्यान रख लेना, अन अकेडमी का सबसे बम्पर काम यही है भाई साहब, स्पेशल क्लास जो बिल्कुल निशुल्क है। आप आकर के दमा चौकड़ी मचाएं वहां पर। कल भी भाई साहब हुआ कुछ ऐसा कि 10 स्थान के अंदर 9 लड़कियां थी, एक बेचारा लड़का था भाई साहब, उसने इज्जत रख ली, नगेंद्र उसका नाम था भाई साहब, ठीक है ना। हाँ, मेरे को खुद को एक बार तो रोना आ गया। बताओ बताओ आप 10 स्थानों में 9 लड़कियां भाई साहब, ठीक है ना। चलिए तो देखो, इसके बाद में आप लोग करना क्या है इस क्लास से जुड़ने के लिए। बोले सर हमें तो यही पता नहीं लगता क्लास से जुड़े कैसे। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना। अन अकेडमी लर्निंग ऐप आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात, यहां मोबाइल नंबर डालना। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहां पर आपसे पूछेगा आपका गोल, और गोल आप आरपीएससी सेलेक्ट करना। एक स्टूडेंट ने कर लिया सीबीएसई, अब पता नहीं बैंक में जाएगा क्या वो, ठीक है ना। फिर मेरे कह रहा चेंज कैसे करूं, मेरे क्या पता, ये ध्यान रख लेना, आरपीएससी करना आप लोग, समझ गए, जुड़ जाओगे सीधे। आई बात समझ में, फ्री क्लासेस से, जहां पर आपको अन अकेडमी आपके फ्री क्लासेस वगैरह अनलिमिटेड एक्सेस देने वाली है आपको। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं पूरा ही समझ कराओ सर, ढंग से पूरा पढ़ना चाहते हो, तो ये प्लस का कोर्स परचेज कर लो। ये क्या कर लो, परचेज कर लो, कोड लगा देना आप, ध्यान रख लेना SCAS10। इस कोड लगाने के बाद में आपको मिलेगा बम्पर फायदा, 10% का सीधे सीधे डिस्काउंट। कुक्कू कुक्की कह रही है मारी छोरी, कोई छोरस कम थोड़ी है, बिल्कुल कोई बात नहीं, ठीक है ना। इसके बाद में देखो भाई साहब, ये अन अकेडमी आपको फीचर्स प्रोवाइड करवा रहा है, बिल्कुल फटाफट से जुड़ते जाइए आप। थोड़ी देर में चैप्टर शुरू करने वाला हूं। हर संडे अपने एसआई का टेस्ट होता है, ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। और आरपीएससी अभी ये ऑफर लेकर के आया है, 12 महीने का कोर्स खरीदने पर 2 महीने फ्री, 2 साल का कोर्स खरीदने पर 3 महीने फ्री। भाई साहब 24 + 3 27 महीने के मजे हैं भाई साहब। जितने भी एग्जाम होंगे ना 27 महीने में, वो सब की तैयारी कर सकते हो तुम इसके अंदर। बैचेज वगैरह देखो, सबसे पहले टेस्ट सीरीज है आरएस की आपके, इधर एसआई की टेस्ट सीरीज जो अपने रेगुलर चली रही है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आपके पूरा प्रोफार्मा आपके बीच में है। कौन कौन से बैच यहां पर चल रहे हैं, तो बैच देखो अभी आज ही से शुरू हुआ है आपके इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री। एक आरएस प्री और मेंस का बैच 28 जुलाई से शुरू होने वाला है, 28 जुलाई से शुरू होने वाला है। और एक आपके 29 जुलाई से केवल प्री का बैच शुरू होगा, केवल प्री का बैच शुरू होगा, ये ध्यान रख लेना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आप चाहें तो ले सकते हैं। मैं जो कह रहा था ध्यान रख लेना, एक सब्सक्रिप्शन में इतने सारे कोर्सेज का मजा, ठीक है ना। एक बार जी लो जिंदगी, ध्यान रख लेना तुम ढंग से। आई बात समझ में, बार बार खर्चा ही नहीं करना। एक बार कोर्स खरीदा एसआई का, साथ में मिल गए सारे के सारे,
कोई भी तैयारी करो, कोई भी एग्जाम दो, ध्यान रख लेना गर्दा उड़ा दो बिल्कुल। और उसकी फीस कितनी है? उसकी फीस 12 महीने की 7,000 और 24 महीने की 8,400। लेकिन ये देखो, ये महाराज SCAS10 ये लगा और सीधे 10% डिस्काउंट पाओ, मतलब कि 7,000 वाला 6300 में और आपके 24 महीने वाला 8,400 की जगह 7,560 में। समझ गए होंगे आप मेरी बात को यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल। आज अपना कारगिल विजय दिवस भी है भाई साहब, आज अपना कारगिल विजय दिवस भी है, ध्यान रख लेना। तो उन जाबाज सिपाहियों, जाबाज सपूतों, उन वीर वीरांगनाओं को और हम आज का दिन बिल्कुल समर्पित करने वाले हैं, ये ध्यान रख लेना। और कारगिल की जो युद्ध हुआ था वो अपने भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, लेकिन उस लड़ाई को हमने जीता, उस लड़ाई को हमने जीता। हमने बोले तो भारत ने जीता। आई बात समझ में? और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। ऐसे वीर जवानों को मैं इस अन अकेडमी के मन से नमन करता हूं भैया, ठीक है ना। और चला दे मिसाइल फिर। अरे कर दे क्या शुरुआत अपनी यहां पर? तो लीजिए आप लोग शुरुआत करते हैं अपन यहां पर। कल मैंने आपको पढ़ाई थी किशनगढ़ चित्रशैली। किशनगढ़ चित्रशैली वाला काम अपना कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद में अपने 3 शैलियां बची है। देखो आप नंबर 4 पर आपके आ जाती है अजमेर चित्रशैली। ध्यान से सुनना, नंबर 4 पर आपके आ जाएगी अजमेर चित्रशैली। एक तो आपके अजमेर चित्रशैली के बारे में मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा। ज्यादा बातें इनके अंदर अपने को करनी नहीं है और बातें बनती भी नहीं है ज्यादा। नंबर 5 पर अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे नागौर चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली के बारे में बात करेंगे? नागौर चित्रशैली के बारे में बात करेंगे। और आखिरी नंबर पर, नंबर 6 पर जो अपन बात करेंगे वो अपन बात करेंगे जैसलमेर चित्रशैली। और इसके साथ में अपने मारवाड़ चित्रशैली बिल्कुल क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। सभी का ध्यान अब इधर होना चाहिए भैया, सभी का ध्यान अब इधर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को नमस्कार। और ठोक करके लाइक मारो। सबसे पहले ठोक करके जबरदस्त तरीके से लाइक मार दो भाई साहब, और शेयर करके आओ। सर तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। बिल्कुल त्रिलोक मेवाड़ा, बिल्कुल बिल्कुल, यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। रामप्पा मंदिर तेलंगाना का जो है, ये भी हमारे देश के लिए खुशी की बात है भाई। तो देखो आप सबसे पहले अजमेर चित्रशैली। अजमेर चित्रशैली का प्रारंभ कब हुआ? तो ये ध्यान रख लेना, जो जोधपुर चित्रशैली का प्रारंभ हुआ था वही आपके अजमेर चित्रशैली का प्रारंभ माना जाएगा। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। ध्यान रख लेना, 16वीं शताब्दी में। किसके काल में? तो 16वीं शताब्दी के अंदर राव मालदेव के काल में। बोलो किसके काल में? 16वीं शताब्दी के अंदर राव मालदेव के काल में आपके कौन सी शैली प्रारंभ होती है? तो आपके अजमेर चित्रशैली प्रारंभ होती है। सबसे पहली बात अजमेर चित्रशैली प्रारंभ होती है। दूसरी बात यहां पर देखो, इस अजमेर चित्रशैली के अंदर ठिकानों के साथ साथ जनजीवन का भी चित्रण किया गया है। ठिकानों के साथ साथ, ध्यान से सुनना, ठिकानों के साथ साथ जनजीवन का चित्रण भी किया गया है। अब आप में से ऐसा कोई है क्या जो ये नहीं जानता कि ठिकाने क्या होते हैं? जनजीवन का भी चित्रण किया गया है। आप में से कोई ऐसा जो ये नहीं जानता कि ठिकाने क्या होते हैं? तो सुन लेना मेरी बात को। ठिकाने आपके होते हैं ओम सैन लिटिल साइंस। हाँ जी, साइंटिस्ट सर जी, आपके पढ़ाने का तरीका इतना लाजवाब है कि दिल खुश हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई ओम सैन। तो ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात को, यहां पर बिल्कुल गौर करके सुनिएगा आप। ठिकानों के साथ साथ जनजीवन का चित्रण। ठिकाने होते हैं रियासत से छोटी इकाई। रियासत एक बड़ी इकाई है, रियासत की जो छोटी इकाई होती है उसको कहते हैं भैया ठिकाना। जैसे मेवाड़ रियासत, मेवाड़ रियासत के अंदर बिजोलिया ठिकाना, मेवाड़ रियासत के अंदर बिजोलिया ठिकाना। ध्यान रख लेना आप लोग, समझ गए आप मेरी बात को यहां पर। अब देखो आप इधर अजमेर शैली के अंदर प्रमुख चित्रकार कौन कौन, ये जरूर याद रख लेना भैया। अजमेर शैली के अंदर प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, ये अपने को विशेषकर ध्यान रखना है। तो अजमेर शैली के अंदर चित्रकार ध्यान से देखो। नंबर वन जो सबसे पहला चित्रकार है उसका नाम है जूनिया का चांद। जो सबसे पहला चित्रकार है उसका नाम क्या है? जूनिया का चांद। अभी बताऊंगा आपको यहां पर। नंबर दो पर आता है सावर का तैयब। नंबर 2 पर कौन आ जाएगा? सावर का तैयब। और नंबर 3 पर तो भाई साहब भूलना ही मत, नंबर 3 पर तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट साहिबा। नंबर 3 पर कौन आ जाएंगी? तो नंबर 3 पर आपके आ जाएगी साहिबा।
आई बात समझ में। और ये साहिबा आपके अजमेर शैली की एकमात्र महिला चित्रकार है। ये अजमेर चित्र शैली की एकमात्र महिला चित्रकार है। सुन लेना मेरी बात को, कोई भी प्रश्न परीक्षा के अंदर आ सकता है। बोले गुरुजी ये नाम समझ में नहीं आए, ये नाम क्या है? नाम समझने के लिए पहले ये लाइन समझो, ठिकानों के साथ साथ जनजीवन का चित्रण हुआ है, मतलब ठिकानों का भी चित्रण हुआ है, ये ध्यान रख लेना। तो सुनिएगा आप, ये मैं आपको अगले पेज पे बता दूंगा, ध्यान से सुनना। ये जूनिया क्या है? ये ठिकाने का नाम है। चित्रकार का नाम क्या है? चांद। अरे जूनिया ठिकाने का नाम है, चित्रकार का नाम क्या है? चांद। और सांवर ठिकाने का नाम है, और तैयब आपके क्या है? चित्रकार। समझ गए? और ये जो जूनिया का चांद है ना, इस जूनिया के चांद ने किसका चित्र बनाया? इसने तो अपने एक लोक देवता पाबूजी का चित्र बनाया। किसका चित्र बनाया? पाबूजी का चित्र बनाया। ध्यान रख लेना, ऊंटों के देवता पाबूजी का चित्र बनाने वाले अजमेर शैली के चित्रकार का नाम क्या? तो ऊंटों के देवता पाबूजी का चित्र बनाने वाले अजमेर शैली के चित्रकार जूनिया का चांद। जूनिया ठिकाने का नाम और चांद चित्रकार का नाम, सांवर ठिकाने का नाम और तैयब चित्रकार का नाम। एक और चीज ध्यान रख लेना, अगर आपसे पूछ ले राजस्थान की वह चित्र शैली जिसके अंदर महिलाओं के हाथ में क्या लगी मिलेगी कि मेहंदी लगा के रखना, तो ये ध्यान रख लेना, महिलाओं के हाथ में मेहंदी का चित्रण। महिलाओं के हाथ में आपको किसका चित्रण मिलेगा? तो महिलाओं के हाथ में मेहंदी का चित्रण कौन सी चित्र शैली में मिलेगा? तो ये ध्यान रख लेना आप, वो आपके अजमेर चित्र शैली में मिलेगा। इंपॉर्टेंट विशेषता हो गई भाई साहब, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाले जिले से, अच्छा पाली से, बहुत बढ़िया भाई। आरबीजे टेक्निकल पाली से नमस्कार। पूनम शर्मा मेहंदी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। मीना चोरा टारगेट करे, मेहंदी लगा के रखना, आएंगे तेरे सजना, पहले नौकरी लगना फिर बाद में बनना सजना। आई बात समझ में? हाँ जी। तो महिलाओं के हाथ में मेहंदी का चित्रण कौन सी चित्र शैली में हुआ है? अजमेर चित्र शैली में हुआ है। बताओ कितनी सी बात है, बताओ कितनी सी बात है, केवल यही तो मैंने बताया। जोधपुर चित्र शैली किसके काल में प्रारंभ हुई? राव मालदेव। तो मेवाड़, ये आपके अजमेर चित्र शैली भी किसके काल में प्रारंभ हुई? राव मालदेव के काल में। अच्छा जी, ठिकानों के साथ साथ जनजीवन का चित्रण भी हुआ, महिलाओं के हाथों में मेहंदी का चित्रण हुआ। अजमेर शैली की एकमात्र महिला चित्रकार कौन? अजमेर शैली की एकमात्र महिला चित्रकार कौन? साहिबा। आगे बात समझ में, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए साहब, तो साहिबा का संबंध कौन सी चित्र शैली से हो गया? अजमेर चित्र शैली से। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर कमला और इलायची कौन सी शैली की है? मेरे को आता ही नहीं है भाई साहब ये, ठीक है। मैंने कभी बचपन में पढ़ा था कि ये नाथद्वारा चित्र शैली की है। ध्यान रख लेना, नाथद्वारा चित्र शैली की है कमला और इलायची, ठीक है। पारुल बंसल जी बिल्कुल सही। चलिए साहब, कोई दिक्कत इसके अंदर? दूसरे नंबर पर अपन आगे बढ़ते हैं भाई साहब, लेकिन उससे पहले लाइक और शेयर दबा करके ठोको, लाइक और शेयर दबा करके ठोको। इसके बाद में अपने सामने आ रही है नागौर चित्र शैली। कौन सी चित्र शैली आ जाएगी भाई साहब? नागौर चित्र शैली अपने सामने आ रही है। नागौर चित्र शैली के अंदर परीक्षा के अंदर क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो कान खोल करके सुनना। सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि नागौर चित्र शैली के अंदर फीके एवं बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ है। फीके या फिर बुझे हुए रंगों का प्रयोग, यह प्रश्न वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बुझे हुए रंगों का प्रयोग, राजस्थान की वह चित्र शैली जिसके अंदर फीके रंगों का प्रयोग किया गया है, मतलब कि डल कलर का प्रयोग किया गया है। अरे डल कलर क्या होता है वो देखो आप। एक तो मैंने ये रेड किया भाई साहब, और एक रेड के अलावा लो भाई साहब मैंने ये कलर कर दिया। आपको ज्यादा चमकता कौन सा दिखेगा? लाल चटकीला है और दूसरा आपके डल कलर है। तो ये ध्यान रखना आप, ये बहुत अच्छे से याद रखना। फीके एवं बुझे हुए रंगों का प्रयोग आपके कौन सी चित्र शैली में हुआ है? तो आपके नागौर चित्र शैली में हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल करके आता है वो भी ध्यान से देखना। अरे दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल करके आता है वो भी ध्यान से देखो आप। तो इधर देखो आप, यहां पर पारदर्शी वस्त्रों का चित्रण। हाँ जी, क्या आ जाएगा? पारदर्शी वस्त्रों का चित्रण, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान दो थोड़ा सा। पारदर्शी वस्त्रों का चित्रण, पारदर्शी वस्त्रों का चित्रण कौन सी चित्र शैली में हुआ है? तो केवल और केवल नागौर। नागौर के अलावा आपको कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। नागौर के अलावा आपको कोई भी उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल कैमरामैन।
हाँ जी, बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर। इसके अलावा देखो, आप आपसे पूछे वृद्धावस्था का चित्रण कौन सी चित्र शैली में हुआ, अरे वृद्धावस्था का चित्रण कौन सी चित्र शैली में हुआ, तो ये ध्यान रख लेना, ये भी आपके नागौर चित्र शैली में हुआ। और ठाकुर इंद्र सिंह का चित्र कौन सी चित्र शैली में बना। हालांकि परीक्षा में इन दो से ही प्रश्न आ जाएंगे भैया, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, परीक्षा के अंदर यही से प्रश्न आ जाएंगे। ठाकुर इंद्र सिंह का चित्रण, ठाकुर इंद्र सिंह का चित्रण कौन सी चित्र शैली में हुआ, तो ये ध्यान रख लेना, ठाकुर इंद्र सिंह का चित्रण भी नागौर चित्र शैली के अंदर हुआ है। जब कभी आप नागौर जाओगे ना, तो नागौर के अंदर जो आपके बादल महल है, बादल महल नागौर में भी है, बादल महल आपके रणथंभौर में भी है, बादल महल आपके कुंभलगढ़ में भी है, ध्यान रख लेना। आई बात समझ में। जब कभी अभी आप नागौर जाओगे तो नागौर के अंदर जो बादल महल है ना, उस बादल महल के अंदर जो चित्र बने हैं वो आपके नागौर चित्र शैली के हैं। कौन सी चित्र शैली के हैं, नागौर चित्र शैली के हैं। और जो अब मैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतरीन बात करूंगा, वृक्ष की छांव में, वृक्ष की छांव में संगीत सुनती, क्या बात है भाई साहब, वृक्ष की छांव में संगीत सुनती एवं हुक्का पीती नायिका का चित्रण, वृक्ष की छांव में संगीत सुनती एवं हुक्का पीती नायिका का चित्रण। भाई साहब ये तो कहर ही डाल दिया, ये कितनी गजब की बात कर दी। आज भी ऐसे कांड नहीं करती लड़कियां, ये ध्यान रख लेना, जो नागौर चित्र शैली के अंदर देखने को मिला है। वृक्ष की छांव में बैठ करके आराम से म्यूजिक सुन रही है भैया, और आराम से हुक्का पी रही है भाई साहब, ठीक है ना। ऐसा चित्रण आपको कौन सी चित्र शैली में मिलेगा, तो ऐसा चित्रण आपको नागौर चित्र शैली में मिलेगा। समझ गए मेरी बात। यहाँ पर संत मावजी महाराज बेणेश्वर धाम, बिल्कुल नमस्कार भाई। चलिए फटाफट से क्लियर कीजिए, नागौर चित्र शैली को भी फटाफट से क्लियर कर लीजिए। इसके बाद में देखो आप, इसके बाद में अपने पास में आती है जैसलमेर चित्र शैली। इसके बाद में अपने पास में कौन सी आ जाएगी, जैसलमेर चित्र शैली। जैसलमेर चित्र शैली की केवल 3 बातें ध्यान रखना, काम खत्म हो जाएगा। जैसलमेर चित्र शैली की केवल आपको कितनी बातें ध्यान में रखनी है, केवल और केवल 3 बातें ध्यान रख लेना, ठीक है ना। सबसे पहली बात, जैसलमेर चित्र शैली के अंदर सबसे ज्यादा मूमल पर चित्र बने हैं, सर्वाधिक मूमल पर चित्रण, सर्वाधिक मूमल पर चित्र कौन सी चित्र शैली के अंदर बने हैं, तो ये ध्यान रख लेना, सबसे ज्यादा मूमल पर चित्र आपके जैसलमेर चित्र शैली पर बने थे। गिरीश चौधरी कह रहा है उस टाइम मोबाइल थे क्या, कौन कह रहा है मोबाइल से संगीत सुन रही है, ठीक है ना। तो संगीत क्या केवल मोबाइल से ही सुना जाता है क्या, हाँ जी। इसके बाद में दूसरी बात देखो, सर्वाधिक मूमल पर चित्र बने। दूसरी बात ध्यान रख लेना, एकमात्र शैली, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एकमात्र शैली, एकमात्र शैली जिस पर किसी शैली का प्रभाव दिखाई नहीं देता है, जिस पर किसी शैली का प्रभाव दिखाई नहीं देता है, एकमात्र ऐसी शैली जिस पर किसी शैली का प्रभाव दिखाई नहीं देता है, कौन सी हो जाएगी, तो वो आपके हो जाएगी, ये ध्यान रख लेना, एकमात्र शैली है जिस पर किसी शैली का प्रभाव दिखाई नहीं देता, वो आपके कौन सी हो जाएगी, वो आपके जैसलमेर। और जैसलमेर चित्र शैली में सबसे ज्यादा किस पर चित्र बने, तो सबसे ज्यादा मूमल पर चित्र बने। ये जरूर ध्यान रखना, प्रत्येक शैली पर किसी न किसी शैली का प्रभाव दिखाई देगा, हर शैली पर किसी न किसी शैली का प्रभाव दिखाई देगा, लेकिन जैसलमेर शैली पर कोई शैली का प्रभाव दिखाई नहीं देने वाला, ठीक है। तीसरी बात, ये जो जैसलमेर शैली है, इस जैसलमेर शैली का स्वर्णकाल किसके काल को कहेंगे, तो इसके अंदर ध्यान रख लेना, मूलराज भाटी सेकंड के काल को। बोलो किसके काल को, मूलराज भाटी सेकंड के काल को, और जैसलमेर चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाएगा। तो ये जरूर आप लोग ध्यान रखना, मैंने आपको केवल 3 बातें यहां पर बताई हैं, केवल 3 बातें बताई है संजू जाट जी, बिल्कुल पूनम शर्मा, मूलराज भाटी सेकंड के काल को जैसलमेर चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये ध्यान रखना, जैसलमेर शैली पर कौन सी शैली का प्रभाव पड़ता है, कोई भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना, कोई शैली का प्रभाव नहीं पड़ता, ये ध्यान रख लेना। दूसरी बात, जैसलमेर शैली पर सबसे ज्यादा चित्र किस पर बने हैं, मूमल पर सबसे ज्यादा चित्र बने हैं। लाइक ठोको फटाफट से। इसके बाद में एक बात और बताता हूं, फटाफट से लाइक कर दीजिए भाई साहब। फिर आपको एक बात और बताता हूं, यहां पर
फटाफट से देखने वाले इतने हो 200 पार करो लाइक को तुरंत। सुनिएगा, ये यहां पर मैंने ले लिया आपके मूमल। व्हाट इज मूमल? ये मूमल बवाल क्या है भाई साहब? मूमल क्या है? चहल। गुड इवनिंग सर, बिल्कुल गुड इवनिंग, ठीक है ना। आई एम न्यू स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। मीना छोरा टारगेट कर रहा है, ढूंढाड़ कराओ, अभी कराएंगे, पहले ये पूरा कर ले। मूमल, सबसे पहली बात मूमल क्या है तो ये ध्यान रख लेना, मूमल आपके लोद्रवा, और ये लोद्रवा कहां पड़ता है आपके? ये लोद्रवा पड़ता है जैसलमेर। मूमल आपके लोद्रवा जैसलमेर की क्या है? राजकुमारी। लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी का नाम क्या? तो आपका सीधा सीधा उत्तर क्या होगा? लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी मूमल। ध्यान रखना। दूसरी बात, ये जो मूमल है, ये मूमल आपके जैसलमेर चित्र शैली का चित्र भी है। ये आपके जैसलमेर शैली का क्या हो जाएगा? ये जैसलमेर शैली का चित्र भी है, ध्यान रखना। तीसरी बात, ये मूमल जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत भी है भैया, जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत भी है, ये ध्यान रख लेना। ये जो मूमल है ये आपके जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत भी है, बता रहा हूं मैं आपको मूमल क्या क्या है। और सुनो, इसके अलावा मूमल आपके जैसलमेर में, ये जो मूमल है ये आपके जैसलमेर में आरटीडीसी का होटल भी है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो जैसलमेर में आरटीडीसी का होटल भी है आपके मूमल, ध्यान रखना। और सुनो, इसके बाद में अभी भी मन नहीं भरा ना, तो मूमल के बारे में और सुनो। मूमल जैसलमेर के अंदर एक महोत्सव आयोजित होता है, जैसलमेर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय, जैसलमेर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मरु महोत्सव में, अंतरराष्ट्रीय मरु महोत्सव में प्रतियोगिता होती है भाई साहब, एक मिस मूमल बनाई जाती है। तो ये ध्यान रख लेना, उस प्रतियोगिता का नाम भी आपके क्या होता है? उस प्रतियोगिता का नाम भी आपके मूमल होता है। और देखो, ये जो मूमल है ये आपके लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की रचना भी है, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की रचना भी है आपके क्या? मूमल। तो ये जरूर ध्यान रख लेना, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की रचना का नाम क्या? मूमल। और ये जो मूमल है ये मूमल आपके जैसलमेर में महल भी है, ये मूमल आपके जैसलमेर में और एक महल भी है जिसको कहते हैं मूमलरी मेडी, ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? आ गई क्या बात समझ में? ये ध्यान रखना, मैंने आपको पूरा मूमल का इतिहास बता दिया भैया कि मूमल आपके क्या क्या है। तो देख लो आप यहां पर कि मूमल आपके क्या क्या हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान रखना, मूमल लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी है, मूमल लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी है। जैसलमेर शैली के अंदर सबसे ज्यादा चित्र बने हैं तो वो भी किसके बने हैं? मूमल के बने हैं। जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत जिसके अंदर राजकुमारी मूमल का और वर्णन किया गया है तो वो भी आपके गीत भी क्या कहलाएगा? मूमल कहलाएगा। जैसलमेर के अंदर आरटीडीसी का होटल, जैसलमेर में आरटीडीसी का होटल, ये भी आपके क्या कहलाएगा? मूमल कहलाएगा। समझ गए? इसके बाद में देखो, जैसलमेर के अंदर एक अंतरराष्ट्रीय मरु महोत्सव आयोजित होता है जनवरी फरवरी के अंदर, जैसलमेर के अंदर अंतरराष्ट्रीय मरु महोत्सव आयोजित होता है जनवरी फरवरी के अंदर। उसके अंदर एक प्रतियोगिता आयोजित होती है और उस प्रतियोगिता का नाम भी क्या है? मूमल। समझ गए? ध्यान रख लेना। और लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत ने एक किताब भी लिखी है, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत की किताब का नाम भी क्या है? मूमल। और जैसलमेर के अंदर एक महल भी है जिसका नाम भी क्या है? मूमल। समझ गए? और ये जो प्रतियोगिता होती है ना, इसके अंदर अभी अभी आपके मिस मूमल कौन बनी है ये ध्यान रख लेना। तो मिस मूमल बनी है लक्षिता सोनी। अगर आपसे मैं पूछूं ना कि अभी अभी जो प्रतियोगिता आयोजित हुई है मिस मूमल 2021, अरे मिस मूमल 2021 किसको चुना गया? तो मिस मूमल 2021 लक्षिता सोनी को चुना गया है। किसको चुना गया है? लक्षिता सोनी को चुना गया है। लो भाई साहब, मिस मूमल 2021 आपके किसको चुना गया? लक्षिता सोनी को चुना गया। ये मूमल का डिपार्टमेंट यहां पर क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है भाई, फटाफट से क्लियर करो, फटाफट से क्लियर करो, इसके बाद में आगे बात करें। इसके बाद में ये लो,
मारवाड़ चित्र शैली कंप्लीट समाप्त कर दी भैया। और मारवाड़ चित्र शैली के बाद में आपके आती है ढूंढाड़ चित्र शैली। लो भाई, कौन सी चित्र शैली आ जाएगी? अब आपके ढूंढाड़ चित्र शैली आपके आ जाएगी, ये ध्यान रख लेना। ढूंढाड़ चित्र शैली, ध्यान से सुनना मेरी बात यहां पर। ढूंढाड़ चित्र शैली वह है जिसके ऊपर सर्वप्रथम एवं सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा। सर्वप्रथम एवं सर्वाधिक मुगल प्रभाव कौन सी चित्र शैली पर पड़ता है? तो सर्वप्रथम एवं सर्वाधिक मुगल प्रभाव ढूंढाड़ चित्र शैली पर पड़ता है। और बातें इसकी अलग है। सर एक प्रश्न में डाउट है, बताओ मनोज शर्मा क्या डाउट है, फटाफट से पूछो, ठीक है ना। सबसे पहले मुगल प्रभाव और सबसे ज्यादा मुगल प्रभाव ढूंढाड़ चित्र शैली पर पड़ा है, वो एक अलग बात है कि फिर इनके अंदर कौन कौन सी आएगी, इनके अंदर कौन कौन सी आएगी, ठीक है ना। केएल अरुण सर जी प्रणाम, मैं आदर्श विद्या मंदिर से हूं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी, चलिए इसके बाद में देखो ढूंढाड़ चित्र शैली के अंदर कौन कौन सी चित्र शैली शामिल है। ढूंढाड़ चित्र शैली के अंदर कौन कौन सी चित्र शैली शामिल है? बिना आमेर के ढूंढाड़ हो ही नहीं सकता, बिना आमेर के ढूंढाड़ हो ही नहीं सकता, ये ध्यान रख लेना। आ गई बात समझ में? तो लो भैया, यहां पर सबसे पहले मैंने क्या लिखा? आमेर शैली। सबसे पहले क्या आ जाएगा? ढूंढाड़ के अंदर आमेर शैली। आमेर कहां पर है? आमेर कहां पर है भैया बताओ? देखिए आप यहां पर आमेर जयपुर में पड़ता है, तो ये ध्यान रख लेना। फिर आपके पास आ जाएगी जयपुर शैली। अब जयपुर को टारगेट कर लो, जयपुर को टारगेट करके इधर जाओ नीचे जाओ, ऊपर मत जाना, ऊपर जाते ही हरियाणा में घुस जाओगे फिर तुम। आई बात समझ में? तो ये चीज आप विशेष कर ध्यान रख लेना। तो सुनो मेरी बात यहां पर, तो सुनो गौर से दुनिया वालों। जयपुर के इधर अलवर, जयपुर के इधर क्या आ जाएगा? अलवर आ जाएगा। ये लो भैया अलवर शैली। जयपुर के इधर क्या है भाई साहब? इधर शेखावाटी है। बोले सर कौन सी आ जाएगी? तो इधर शेखावाटी शैली हो जाएगी, ध्यान रख लेना। और नीचे क्या है? और नीचे क्या है भैया? नीचे आपके टोंक है, तो टोंक के अंदर कौन सी शैली है? तो टोंक के अंदर उनियारा, या जिसको अपन कहेंगे टोंक शैली। तो ये आप जरूर याद रखना भाई साहब, ये 5 शैलियों से मिलकर के, ये 5 शैलियों से मिलकर के आपके कौन सी शैली बनेगी? ये 5 शैलियों से मिलकर के आपके और कौन सी शैली बन जाएगी? ढूंढाड़ चित्र शैली। अब इसके अंदर अपन एक एक के बारे में बात करते हैं। अब इसके अंदर एक एक के बारे में बात करेंगे, फटाफट से एक बार क्लियर कर लो। जीएम सर अनअकैडमी में आपकी क्लासेज मिलेगी क्या? यूट्यूब पर चलेगी? दोनों जगह क्लासेज है अपनी, ये ध्यान रख लेना आप। गिरीश चौधरी कह रहे हैं सर आप राजस्थान ज्योग्राफी की भी थ्योरी करवा दो, ठीक है ना भाई साहब। अभी जो मैं करवा रहा हूं उस पर फोकस करो, ठीक है। चलिए अब अपन यहां पर जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो आपके आ जाएगी आमेर चित्र शैली। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आमेर चित्र शैली में, जो मैं यहां पर बताऊंगा उसको कान खोल करके सुन लेना। आमेर चित्र शैली सुनिएगा, केवल 2 राजाओं के बारे में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप लोग पढ़ना राजा मानसिंह के बारे में। एक तो ले लेना राजा मानसिंह, और राजा मानसिंह के बाद में दूसरे नंबर पर मिर्जा राजा जयसिंह। दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा? तो दूसरे नंबर पर आपके आ जाएंगे मिर्जा राजा जयसिंह। लो इन दोनों के बारे में ध्यान से सुनना, दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे। एक तो राजा मानसिंह के बारे में अपने को पढ़ना, और एक आपको मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। जब राजा मानसिंह के बारे में पढ़ो, सबसे पहले नाम राजा मानसिंह का ही है ना, तो लिखो ना आप यहां पर। सबसे पहले जब राजा मानसिंह का नाम है तो लिखो इनके काल में आमेर शैली का स्वतंत्र विकास प्रारंभ होता है। आमेर शैली का स्वतंत्र विकास प्रारंभ किसके काल में होता है? तो आमेर शैली का स्वतंत्र विकास प्रारंभ आपके मानसिंह जी के काल में होता है। समझ गए पहली बात? दूसरी बात, ठीक है ना। हाँ, फिर दूसरी बात देखो आप यहां पर, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, राजा मानसिंह के काल में चित्रित ग्रंथ, राजा मानसिंह के काल में कौन कौन से ग्रंथों का चित्रण हुआ? तो राजा मानसिंह के काल में एक तो यशोधरा का चित्रण हुआ। कौन से ग्रंथ का चित्रण हुआ? यशोधरा। और दूसरे नंबर पर रज्मनामा। अगर आपसे परीक्षा में पूछे रज्मनामा का चित्रण कौन से शासक के काल में हुआ, पहले तो यह ध्यान रखो कि रज्मनामा है क्या। ध्यान रखना, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद।
महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रज्मनामा कहलाता है, पहली बात। और रज्मनामा के ऊपर चित्र कौन सी शैली में बने हैं? रज्मनामा के ऊपर चित्र आपके आमेर शैली में बने हैं। किसके काल में बने हैं? अरे किसके काल में बने हैं? तो ये ध्यान रख लेना आप, ये जो चित्र बने हैं ना, ये आपके मानसिंह जी के काल में बने हैं। और वैसे अकबर के काल में, वैसे अगर पूछे तो अकबर के काल में बने हैं, ये भी ध्यान रखना। ये प्रश्न आया हुआ है, यशोधरा का चित्रण कौन सी चित्र शैली में, किस शासक के काल में हुआ? आमेर चित्र शैली में, मानसिंह जी के काल में हुआ। काम खत्म। अब आ जाओ मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के काल में और सर्वाधिक कृष्ण लीला के चित्र बने हैं। अगर आपसे कोई पूछे सबसे ज्यादा कृष्ण लीला के चित्र किसके काल में बने हैं, तो सबसे ज्यादा कृष्ण लीला के चित्र कौन सी चित्र शैली में? ध्यान रख लेना। ये भी सुनो, कौन सी चित्र शैली में? अरे वैसे तो कृष्ण लीला के चित्र नाथ द्वारा शैली में ज्यादा बने हैं, वैसे अगर अपन दिमाग लगाएं, लेकिन आमेर चित्र शैली में सबसे ज्यादा कृष्ण लीला के चित्र आपके मिर्जा राजा जयसिंह के काल में बने हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं, सर्वाधिक कृष्ण लीला का चित्रण, सबसे ज्यादा कृष्ण लीला का चित्रण इनके काल में हुआ है। इसीलिए आमेर शैली का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? तो मिर्जा राजा जयसिंह के काल में आमेर शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। और ये जो मिर्जा राजा जयसिंह है ना, इन मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी रानी, इन्होंने अपनी रानी जिसका नाम क्या था? चंद्रावती, अपनी रानी चंद्रावती के लिए, अपनी रानी चंद्रावती के लिए बिहारी सतसई का चित्रण करवाया। कौन से ग्रंथ का चित्रण करवाया? बिहारी सतसई का चित्रण करवाया। ये ध्यान रखना, बिहारी सतसई का चित्रण करवाया। किसके लिए करवाया? अपनी रानी चंद्रावती के लिए। किसके लिए करवाया? अपनी रानी चंद्रावती के लिए। आप लोगों को पता है बिहारी सतसई किसकी रचना है? बिहारी सतसई बिहारी जी की रचना है। बिहारी सतसई आपके बिहारी जी की रचना है। और बिहारी जी किसके दरबारी विद्वान थे? तो बिहारी जी आपके मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी विद्वान थे। मिर्जा राजा जयसिंह के काल में बिहारी जी ने बिहारी सतसई लिखा और मिर्जा राजा जयसिंह ने बिहारी सतसई पर क्या बना दिए? चित्र बनवा दिए। किसके लिए? अपनी रानी चंद्रावती के लिए। समझ में आई क्या बात? यहां पर छोटी छोटी बातें हैं, ये आप फटाफट से एक बार क्लियर करो भैया, फटाफट से क्लियर करो। दो ही राजा हैं आमेर चित्र शैली में, केवल दो ही राजा हैं। ओम प्रकाश जनवाल जी बिल्कुल नमस्कार भाई साहब। लाइक और शेयर में इतनी कमी कैसे? भारी गिरावट, ध्यान रखना। हाँ, तुमने कोरोना तो इतना फैला दिया, लेकिन बताओ लाइक और शेयर नहीं फैला रहे तुम। दबा करके जो फैलाने की चीज है वो तो फैलाते नहीं हो, फालतू का रायता फैलाते हो। चलिए साहब, इधर देखो, इसके बाद में आप लोगों के प्रश्न आ जाता है कि आमेर जो शैली है, आमेर शैली के चित्रकार, आमेर शैली के चित्रकार, और इनको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती भैया, ध्यान रखना, इनको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि ये यूं ही याद हो जाते हैं कि पुष्प ने मुन्ना के हुक्म से, अरे पुष्प ने मुन्ना के हुक्म से मुरली बजाई, पुष्प ने मुन्ना के हुक्म से मुरली बजाई। ये लाइन याद कर लेना। मतलब कि पुष्पदत्त, बोलो क्या नाम? पुष्पदत्त। मतलब कि मुन्ना लाल, मतलब कि हुक्म चंद। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा कि पुष्प ने मुन्ना के हुक्म से मुरली बजाई। कितना गजब का काम हो गया बताओ। पुष्प ने मुन्ना के हुक्म से मुरली बजाई। और पुष्पदत्त ने एक चित्र बनाया था। पुष्पदत्त के चित्र का नाम क्या है? तो ये ध्यान रख लेना, पुष्पदत्त के चित्र का नाम क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा फटाफट से? आदि पुराण। बोलो क्या हो जाएगा? आदि पुराण। तो आदि पुराण का चित्र कौन सी शैली में? आमेर शैली के अंदर। और बनाने वाले भाई साहब कौन? पुष्पदत्त। और यही आपके आमेर शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। यही आपके आमेर शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। समझ गए? तो चित्रकारों के नाम कैसे याद करोगे? बहुत आराम से करेंगे, बोले गुरुजी, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो आप यहां से कि पुष्प ने मुन्ना के हुक्म से मुरली बजाई, पुष्प ने मुन्ना के हुक्म से मुरली बजाई। समझ गए क्या मेरी बात? आप यहां पर कोई दिक्कत? इतना आसान आपको समझा रहा हूं, बताओ। फिर इसके बाद में आप आ जाओ, इसके बाद में देखो आमेर शैली की विशेषताएं। आमेर शैली की विशेषताएं केवल 3 विशेषताएं हैं भैया, और कोई विशेषताएं नहीं है। केवल और केवल 3 विशेषताएं हैं, और उन 3 में भी सुन लो, ठीक है ना? हाँ,
उनमें भी आप सुन लो अच्छे से, बहुत अच्छे सुन लेना। उनमें भी 3 में इंपॉर्टेंट तो 2 ही है। सबसे पहले मुगलों से संधि करने वाली रियासत कौन सी? सबसे पहले मुगलों से संधि करने वाली रियासत आमेर। राजा कौन? भारमल। सबसे पहले विवाह किसने किया अकबर के साथ? तो हरकाबाई। आई बात समझ में? हाँ, तो ये ध्यान रख लेना आप। चलिए साहब, फिर देखो आप इधर नंबर 1, इसीलिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, जब सबसे पहले राजपूताना के अंदर, सबसे पहले राजपूताना के अंदर और मुगलों से संधि किसने की थी? आमेर ने। इसी कारण सबसे पहले और मुगल प्रभाव कौन सी चित्र शैली पर पड़ेगा? सबसे पहले मुगल प्रभाव आमेर चित्र शैली पर पड़ेगा। तो लो यहां पर मैं लिखता हूं सबसे पहली विशेषता कि सर्वप्रथम मुगल प्रभाव, सर्वप्रथम मुगल प्रभाव आमेर चित्र शैली पर पड़ा। ये इसकी सबसे प्रमुख विशेषता। दूसरी विशेषता क्या निकल करके आएगी वो भी सुन लो आप लोग, कि इस आमेर शैली के अंदर जो भी चित्र बने हैं ना, उनके अंदर किसका प्रयोग किया गया है? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। जैसे रंग दे तू मोहे गेरुआ, हिरमिच, सफेदा, काड़ूस। अपन बचपन में क्या है, अपने स्कूल की जो शर्ट होती थी ना, वो सफेद रंग की होती थी, ठीक है ना, थोड़ा प्राइवेट स्कूलों के अंदर विशेषकर। तो वो क्या होता था, सफेद रंग की शर्ट पर कहीं से काला सा लग जाता था ना, तो घर वाले क्या कहते थे, अरे साले काड़ूस कहां से लगा के आया है। मतलब काड़ूस उस समय रंग का ही नाम हुआ करता था। ये प्राकृतिक रंग है। सफेद कर दो तो सफेदा, गेरुआ होता है, हिरमिच रंग होता है। इन सभी रंगों का प्रयोग आपके कौन सी चित्र शैली में देखने को मिलेगा? इन सभी रंगों का प्रयोग आपके और आमेर चित्र शैली में देखने को मिलेगा। और आमेर चित्र शैली के अंदर केवल और केवल, केवल और केवल, धन्यवाद अंजू सैनी जी, केवल और केवल ध्यान रख लेना क्या बने हैं? सबसे ज्यादा भित्ति चित्र बने हैं भाई साहब, भित्ति चित्रण। ये भी आमेर शैली की खास बात है भैया, समझ गए मेरी बात? और कितना सा याद करना पड़ा। पुष्प ने मुन्ना के हुक्म से मुरली बजाई, काम खत्म, डिपार्टमेंट ही खत्म। फिर देखो इधर सबसे पहले क्या पड़ेगा? मुगल प्रभाव, क्योंकि सबसे पहले मुगलों से संधि तुमने की है। दूसरी बात ध्यान रख लेना, कौन से रंगों का प्रयोग? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। आमेर शैली समाप्त हुई भैया, इति सिद्धम। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखो आप इसके बाद में, हाँ अरे भाई साहब, जिसको काड़ूस नहीं पता ना, तो आज मम्मी जब तुम्हारे तवे पर रोटी बनाए ना, उसके बाद में एक काम करना, तवे को नीचे से लेकर के थोड़ा सा यूं करके और अपनी बुरशेट पे लगा लेना। हाँ आई बात समझ में? तो पता लग जाएगा काड़ूस क्या होती है, ठीक है? हाँ सर जी, क्लास का टाइम बता दो प्लीज। हाँ तो क्लास का टाइम अपना 7:30 है अभी, और सुबह राजस्थान इतिहास 8 बजे। और आज स्पेशल कोर्स पर जो क्लास मैं आपको बता रहा हूँ रोज 10 बजे होती थी, वो आज 10:15 है भैया। आज 10:15 रखी है मैंने वो क्लास, ही ध्यान रखना। हाँ जी, आमेर के बाद में कौन सी शैली पर चलते हैं? तो आमेर के बाद में अपन चलते हैं जयपुर चित्र शैली, क्योंकि आमेर के बाद जयपुर डेवलप हो गया था ना। हाँ, किसने बसाया था जयपुर? सवाई जयसिंह ने बसाया था। बोले गुरुजी किसने बसाया था? सवाई जयसिंह ने बसाया था साहब। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना। तो देखो आप इधर, अब इसके अंदर कितने राजा पढ़ोगे तुम, कितने पढ़ सकते हो वो देखो आप। सबसे पहले आप लोग पढ़ो इसके अंदर सवाई जयसिंह से शुरुआत कर दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नंबर टू नंबर चले जाओ। सवाई जयसिंह, इसके बाद में सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह। ध्यान से सुनना, पहले सवाई जयसिंह के बारे में पढ़ लो, फिर सवाई ईश्वरी सिंह के बारे में पढ़ो। सवाई ईश्वरी सिंह के बाद में इंपोर्टेंट राजा कौन? तो सवाई ईश्वरी सिंह के बाद में इंपोर्टेंट राजा सवाई माधो सिंह ले लो भैया, सवाई माधो सिंह ले लो, ध्यान से सुनना। इसके बाद में इंपोर्टेंट कौन? तो बोले गुरुजी इसके बाद में सवाई प्रताप सिंह। उठा लो भाई साहब, सवाई प्रताप सिंह को हाथ लगाओ। और अंत में लास्ट में जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है सवाई राम सिंह सेकंड। जो भी इंपोर्टेंट प्रश्न बनेंगे ना, इनके सारे कराने की जिम्मेदारी मेरी है भैया, सारे के सारे प्रश्न मैं कराऊंगा। ये ध्यान से सुनना आप लोग, ये ध्यान रखो कितने राजा पढ़ने हैं? बोले 5। जैसे ही जयपुर का नाम आए ना, सीधे निकाल देना 5। आ गई बात समझ में? जयपुर में किसकी गवर्नमेंट है? इसी की गवर्नमेंट है, इसकी, ठीक है? कितने? 5। तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले पढ़ो सवाई जयसिंह, क्योंकि जयपुर बसाया सवाई जयसिंह ने। फिर उसके बाद में क्या पढ़ोगे? अरे उसके बाद में पढ़ो आप लोग क्या, सवाई
ईश्वरी सिंह, सवाई जयसिंह का पुत्र। ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली और अगला पुत्र गद्दी पर बैठ गया सवाई माधो सिंह। सवाई माधो सिंह के बाद में सवाई प्रताप सिंह के बाद में 1857 की क्रांति के समय सवाई राम सिंह सेकंड। अब इनके अंदर क्या क्या बातें हैं वो सुनो भाई साहब। सवाई जयसिंह के काल में मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि जयपुर शैली का प्रारंभ होता है। जयपुर शैली किसके काल में प्रारंभ होती है? तो जयपुर शैली सवाई जयसिंह जी के काल में प्रारंभ होती है। नहीं पूछेगा परीक्षा के अंदर, साफ साफ कह रहा हूं, कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि सवाई जयसिंह जी के लिए उसके पास एक बहुत ही डेंजर प्रश्न है। सवाई जयसिंह जी के लिए उसके पास में बहुत ही डेंजर प्रश्न है। ध्यान से सुनना, क्या प्रश्न है? आरएएस परीक्षा 2015 में आया था। आरएएस परीक्षा 2015 के अंदर आया भी था, ये ध्यान रखना। सवाई जयसिंह जी ने जयपुर में चित्र बनाने का एक स्थान बनवाया जिसका नाम क्या था? तो वो सुनो आप। जयपुर में इन्होंने सूरत खाना का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? जयपुर में इन्होंने सूरत खाना का निर्माण करवाया। और भाई साहब पता है 2015 में क्या हुआ? मैं ऐसा एग्जामिनर से बिल्कुल नहीं सोचता था। एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन भी दे देता है, एक तो दे दिया सूरत खाना और एक दे दिया सूतर खाना। सूतर खाना जो कि घोड़ों से संबंधित है और सूरत खाना तो थोपड़ा होता है। सूरत यानी अपना थोपड़ा। आ गई बात समझ में? तो उस समय थोपड़े पर ही तो चित्र बने। समझ गए ना मेरी बात? तो सूरत खाना मतलब चित्र बनाने वाले। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, 1 स्टार 2 स्टार और 3 स्टार प्रॉपर्टी है कि सूरत खाना का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह। कहां करवाया? जयपुर के अंदर। फिर भी ये लाइक क्यों नहीं आ रहे भैया सूरत खाने के बाद भी? फटाफट से लाइक करो। हाँ जी, इसके बाद में आ जाओ सवाई ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह बहुत ही गहन मुद्दा। सवाई ईश्वरी सिंह के काल में प्रमुख चित्रकार, सवाई ईश्वरी सिंह जी के काल में प्रमुख चित्रकार, 2 लोगों का नाम लिख देना भैया। कितने लोगों का नाम लिख देना? 2 लोगों का नाम लिख देना। सबसे पहला चित्रकार तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साहिब दीन। सही है क्या बताओ? अरे साहिब दीन बताओ, सही लिखा या गलत लिखा? तुरंत उत्तर दीजिए यहां पर। साहिब दीन। सर अभी मैं सिर्फ समझती हूं और बाद में वीडियो दोबारा देखकर नोट्स बनाती हूं। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है ना। रोशन लाल साहू। अरे आप फिर वही बात, ये क्वेश्चन रोज मेरे सामने आता है। आप पढ़ने में दिमाग लगाओ केवल, मैं आपको बहुत बेहतरीन पढ़ा सकता हूं, ये ध्यान रखना। साहिब राम आएगा, साहिब दीन नहीं आएगा। साहिब दीन कहां पर हैं? साहिब दीन तो उदयपुर शैली का चित्रकार है गुरुजी। तो यहां पर क्या आएगा भैया? यहां पर साहिब राम आएगा। और साहिब राम पे इतना जोर क्यों डाला जा रहा है? साहिब राम पर इतना जोर क्यों डाला जा रहा है? तो सुनो साहिब राम की खास बात। इस साहिब राम ने महाराजा, या फिर सवाई भी लिख सकते हो, महाराजा ईश्वरी सिंह का आदम कद चित्र बनाया। क्या बना दिया भैया? आदम कद चित्र बनाया। ये ध्यान रख लेना, पूरा लंबा चौड़ा चित्र बना दिया। पूरा लंबा चौड़ा चित्र बना दिया, जिसको अपन क्या कहते हैं? जिसको अपन कहते हैं सबीह। ये शब्द ध्यान रख लेना, जिसको अपन क्या कहते हैं? सबीह कहकर के संबोधित करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सवाई ईश्वरी सिंह का आदम कद चित्र बनाने वाला चित्रकार कौन? तो सवाई ईश्वरी सिंह का आदम कद चित्र बनाने वाला साहिब राम हो जाएगा। लेकिन अगर साहिब दीन पूछे ना, साहिब दीन, तो भैया दीन मैंने आपको बताया था, गरीबी दक्षिण भारत में टिका के फेंक के मारना उदयपुर। साहिब दीन पूछे तो उदयपुर और साहिब राम पूछे तो जयपुर। साहिब दीन ने चित्र बनाया किसका? जगत सिंह जी का, महाराणा जगत सिंह जी का। और साहिब राम ने चित्र बनाया किसका? साहिब राम ने ईश्वरी सिंह जी का चित्र बनाया। और आज भी अगर आपको इस चित्र को देखना है, आज भी अगर आप इस चित्र को देखना चाहते हैं तो सुनिएगा। ये जो चित्र है ना, ये आपके आज भी सिटी पैलेस जयपुर में रखा है। कहां रखा हुआ है? आज भी ये चित्र आपके सिटी पैलेस जयपुर में उपलब्ध है। कभी जाइएगा, देखिएगा भाई साहब। स्टूडेंट लाइफ में देखोगे सस्ता पड़ेगा, बाद में महंगा पड़ेगा। चलिए साहब, इसके बाद में देखो, ये तो एक ही चित्रकार हुआ ना। दूसरा चित्रकार नंबर 2, यहीं पर मैं आपको बता रहा हूं। दूसरे चित्रकार का नाम है लालचंद।
दूसरे चित्रकार का नाम क्या? लालचंद। अब लालचंद जी ने ऐसा कौन सा कांड कर दिया, ठीक है ना, लालचंद जी ने ऐसा कौन सा कांड कर दिया भैया? चलिए साहब, बन्ना विवान सिंह राठौड़, हाँ चलिए साहब। तो देखो लालचंद जी की खास बात, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाए, इन्होंने पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाए, इन्होंने पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाए। तो पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाने वाला कौन हो जाएगा? पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाने वाला कौन हो जाएगा? राधा शर्मा जी, अलग से प्लेलिस्ट कहां मिलेगी? अनअकैडमी पर, ठीक है। तो पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाने वाला आपके लालचंद हो जाएगा, ये ध्यान से सुन लेना आप। अब आपसे दूसरा प्रश्न, आदमकद चित्रण कौन सी शैली की विशेषता है? कुमार गौरव मीणा, आदमकद चित्रण जयपुर चित्र शैली की विशेषता है, काम खत्म। दूसरा प्रश्न, पशुओं की लड़ाई के चित्र कौन सी चित्र शैली में बने? तो पशुओं की लड़ाई के चित्र आपके कौन सी? तो ये भी जयपुर चित्र शैली में बने, बात खत्म। और सबसे ज्यादा किसकी लड़ाई? इनमें भी ध्यान रखना, हाथियों की लड़ाई। जयपुर के अंदर एक स्टेडियम है भैया, चौगान स्टेडियम, उस चौगान स्टेडियम के अंदर पशुओं की लड़ाई होती थी और उस पर चित्र कौन बना देता था? लालचंद, ठीक है। हाँ जी, बन्ना विवान सिंह राठौड़ भाई थोड़ा रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है ना। हाँ अनन्या सिंह सर, मैं टोटली कंफ्यूज्ड हूं कि ये क्लास, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना। मैं एक चीज बोलूं, आपराधिक तत्वों पर ध्यान नहीं दिया जाए, ध्यान केवल पढ़ने पर दिया जाए। कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो आप लोग, अपना पूरा फोकस पढ़ने पे करो, नोट्स बनाने पे करो, भाड़ में जाए दुनियादारी, अपन को खत्म करनी है बेरोजगारी, ठीक है। चलिए, तो ये पहले क्लियर करो आप लोग। दो राजा मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं, नंबर 1 सवाई जय सिंह और नंबर 2 सवाई ईश्वरी सिंह। उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे आप लोगों को, ठीक है ना। मैं तो क्या ऐसी चीजों में भी एंजॉय कर लेता हूं, एंजॉय ढूंढो इनमें भी, ठीक है। ये जो कहते हैं ना कि भाई हाँ ऐसे ऐसे आपस में यही कमेंट में लड़ते रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे लोगों के साथ भी मैं एंजॉय करना पसंद करता हूं। लेकिन एंजॉय तब तक, ये ध्यान रख लेना, हो सकता है कि ये कुछ नाम और नजरों से उतर जाएं, नजरों से उतर जाएं। और आगे बात समझ, ध्यान रख लेना, ये मैं भी मानता हूं कि गुरु की नजरों में उतरा हुआ फिर भाई साहब कभी सुख नहीं पाता है, इसलिए हम भी हमारे गुरु की नजरों में उतरना नहीं चाहते। आई बात समझ में? तो ये विशेषकर आप बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। हाँ जी, अरे तो आप लोग अगर रेगुलर मेरे स्टूडेंट हैं तो पढ़ो, फिर ढंग से पढ़ाई करो केवल, ठीक है ना। हाँ, मैं ऐसे आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, ये चिल्ला चिल्ला करके इतना ढंग से आप लोग पढ़ाया जा रहा है, फिर भी आपके कमेंट, भाई कोई दूसरा करता है तो एक जना रुक जाओ, एक जना रुक जाओ। और ऐसे ही अगर आपको लगता है तो आओ चौगान स्टेडियम में कराता हूं पशुओं की लड़ाई, क्योंकि लड़ने वाले पशुओं से कम तो होते नहीं है, इंसान तो लड़ते नहीं है भाई साहब, समझ गए। इंसानों में तो भाई साहब इतना प्रेम होता है, वो तो लड़ते नहीं है, लड़ते पशु ही, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। मैं मेरे ऑफिस के अंदर आपको एक छोटी सी बात याद आ गई, बता ही देता हूं कि मेरे ऑफिस के अंदर एक मैंने क्या, एक दुकान के आगे गाड़ी खड़ी कर दी, वो दुकान वाला तिल मिलाते हुए भाई साहब ऊपर आया, ठीक है ना, और आकर के मेरे ऊपर चिल्लाया। मैंने कहा भाई साहब हो तो इंसान ही ना, इंसान तो प्रेम करते लड़ते नहीं है, इंसान तो प्रेम ही करते हैं भैया। इतना साइलेंट होकर के गया, क्योंकि अगर मैं उस जगह उत्तेजित हो जाऊं तो भाई साहब जयपुर हिल जाए फिर एक बार तो, ठीक है ना। हाँ, हमारे मित्र बहुत खतरनाक है, सीताराम जी सोनी जी बहुत खतरनाक आदमी है, फिर जयपुर हिल जाए फिर भाई साहब। खैर कोई बात नहीं, आनंद के साथ पढ़ाई किया करो यार, आई बात समझ में, ठीक है ना। हाँ, और अगर ऐसे लड़ते दिखे ना तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरे कोई स्टूडेंट भी हो तुम में से, ये 4-5 नाम मैं अपने माइंड से डिलीट कर दूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ बताओ, 250 जने आप लोग देख रहे हो, लेकिन फिर भी ऐसी बातें कर्म ठोक कर जिस काम करते हो। चलिए साहब, तो देखो अब आप इधर ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसके बाद में हाँ सुनिएगा एक एक पॉइंट को। फिर अब इसके बाद में मुद्दा अपने पास में आता है किसका? सवाई माधो सिंह जी का। किसका मुद्दा आएगा भैया? इसके बाद में अपने पास में आ जाएगा सवाई माधो सिंह जी वाला मुद्दा। और ये सवाई माधो सिंह प्रथम है, ये सवाई माधो सिंह प्रथम है, ध्यान रख लेना। और ये जो सवाई माधो सिंह प्रथम है, इनके काल में जयपुर के अंदर एक हवेली है जिसका नाम है पुंडरीक हवेली। अब देखो आपको यहां पर एक चीज तो याद ये भी हुई होगी, पुंडरीक हवेली कहां पर है?
आपसे परीक्षा में पूछ लेना पुंडरीक हवेली कहां पर है, तो आप उत्तर देना पुंडरीक हवेली जयपुर के अंदर है। समझ गए। और ये ध्यान रख लेना पुंडरीक हवेली के भित्ति चित्र, ये जो पुंडरीक हवेली है, इस पुंडरीक हवेली के भित्ति चित्र किसके काल में बने हैं, तो पुंडरीक हवेली के भित्ति चित्र माधो सिंह प्रथम के काल में बने हैं। किसके काल में, माधो सिंह प्रथम के काल में बने हैं। बात खत्म। इतनी सी बात है केवल माधो सिंह जी की। इसके बाद में देखो सवाई प्रताप सिंह और सवाई प्रताप सिंह के काल में जयपुर शैली का सबसे ज्यादा विकास होता है। जयपुर शैली का सर्वाधिक विकास किनके काल में होता है, तो जयपुर शैली का सबसे ज्यादा विकास सवाई प्रताप सिंह के काल में होता है। इसीलिए सवाई प्रताप सिंह के काल को सुनना, इसीलिए सवाई प्रताप सिंह के काल को क्या कहा जाता है, सवाई प्रताप सिंह के काल को जयपुर शैली का स्वर्ण काल कहते हैं। भूलना ही मत भैया, ये प्रश्न भी परीक्षा में आया हुआ है कि जयपुर शैली का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है, तो जयपुर शैली का स्वर्ण काल आपके सवाई प्रताप सिंह जी के काल को कहा जाता है। बात समझ में आई यहां पर। और इसके बाद में एक राजा और, इसके बाद में एक राजा और, सवाई राम सिंह सेकंड। सवाई राम सिंह सेकंड 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय, और जयपुर का राजा कौन था, तो 1857 की क्रांति के समय जयपुर का राजा सवाई राम सिंह सेकंड था। और इसी सवाई राम सिंह सेकंड ने 1857 में, 1857 के अंदर, 1857 के अंदर इसने किसका निर्माण करवाया, वो सुनो। इसने निर्माण करवाया मदरसा ए हुनरी। ध्यान से सुन लेना भाई लाडलों, किसका निर्माण करवाया, मदरसा ए हुनरी का निर्माण करवाया। भाई साहब इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया। फिर ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि मदरसा ए हुनरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। मदरसा ए हुनरी का निर्माण सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा कराया गया। और मदरसा ए हुनरी कहां पर है, तो मदरसा ए हुनरी आपके जयपुर के अंदर है। बोलो कहां पर हो जाएगा, जयपुर के अंदर हो जाएगा। वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया, वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम रख दिया गया था महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। महाराजा स्कूल ऑफ, ध्यान से सुनना क्या लिख रहा हूं, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। ध्यान रखना, आर्ट्स एंड, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स। अब इसको कहते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स। अब इसको क्या कहते हैं, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स इसको कहा जाता है। भाई साहब फटाफट से क्लियर करो, तुरंत क्लियर करो जोरदार तरीके से। हाँ जी फटाफट से ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं आपसे पूछूं चितेरों की ओवरी कहां है, चितेरों की ओवरी कहां है, तो आप उत्तर देंगे उदयपुर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मदरसा ए हुनरी कहां है, तो मदरसा ए हुनरी में आपका उत्तर क्या आएगा, जयपुर। समझ गए क्या यहां तक की बात को, ठीक है ना, समझ गए क्या आप यहां तक की बात को। तो ये आपके जयपुर चित्र शैली के अंदर जो जो राजा आते हैं वो मैंने यहां पर समाप्त कर दिए। क्लियर करो भैया, इसको फटाफट से क्लियर कर लीजिए आप लोग एक बार, इसको तुरंत फटाफट से क्लियर कर लो आप। बहुत जोरदार आप लोगों का काम चल रहा है भैया। अब इसके बाद में आप लोग देखो, ठीक है ना, इसके बाद में ध्यान से सुनना। इसके बाद में आपके प्रश्न बनता है जयपुर शैली के प्रथम व जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार। चित्रकारों से प्रश्न आता है ना, तो चित्रकारों से प्रश्न आता है ना, तो मेरी बात इतनी सी सुन लेना, कुछ नाम बताऊंगा उनको याद कर लेना बस। जैसे उसके अंदर नाम आता है चिमना, चिमना, एक नाम आता है हुक्मा, ठीक है, एक नाम आता है उदय, आई बात समझ में, एक नाम आता है गोपाल, ठीक है ना, इसके अलावा एक नाम आता है निरंजन, और एक नाम याद रखना राम सेवक। अरे ग्राम सेवक नहीं है, राम सेवक है, ध्यान रख लेना। आई बात समझ में। एक नाम और मैं भूल गया, कुशला। इनमें से एक नाम जरूर मिलेगा, इनमें से एक नाम जरूर मिलेगा भैया, चिमना, हुक्मा, उदय, कुशला। इन चारों में से तो एक नाम जरूर छपेगा, ये पक्का मैं आपको बता रहा हूं, पक्का छपेगा इन चारों में से एक नाम। वापस देखो कौन कौन से, चिमना, कुशला, हुक्मा और उदय।
लेकिन उदय राम दे देना, उदय राम, तो नाथ द्वारा शैली में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? नाथ द्वारा शैली। इसके अलावा गोपाल, निरंजन, राम सेवक, बस ये याद रख लेना। नाम मेरे पास बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है, और बहुत से नाम मैं यहां पर लिख सकता हूं, लेकिन मतलब नहीं है ना, मतलब केवल अपने से इनको ही है, केवल, बिल्कुल वो तो मैंने बता ही दिया ना आपको। एक स्टूडेंट कह रहा है भाई, एक स्टूडेंट मेरे को कह रहा है सर साहिब राम, तो वो तो मैंने आपको अलग से बता दिया, वो तो आप चित्र के साथ में याद करोगे। एक स्टूडेंट कह रहा है, बोले सर लालचंद, तो भैया ये भी मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक आप ले सकते हो मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, क्योंकि मैंने आपको जब बीकानेर पढ़ाया था ना, तब भी मैंने आपको बताया था, जब बीकानेर पढ़ाया था ना, तब भी मैंने आपको बताया था, अगर पूछे शाह मोहम्मद, अगर पूछे शाह मोहम्मद, तब तो उत्तर होगा बीकानेर, अगर पूछे मोहम्मद शाह, तब उत्तर क्या होगा आपका? तब आपका उत्तर होगा जयपुर। ठीक है भैया? हाँ जी, चलिए साहब, लालचंद, सेवक राम, फिर तो हाँ बिल्कुल लक्ष्मण दास, घासीराम, घासीराम नहीं है ऐश्वर्या सोनी, घासीराम नहीं है। हाँ सर, पंकज जी आ गए रोड़ा करने। शेखावत भाई साहब कह रही है, हाँ जी पंकज जी क्या कहना चाह रहे हैं आप भी बताएं, हम भी आपकी बात को सुनने के और बिल्कुल बेताब है आपकी बात को सुनने के लिए। पंकज जी फटाफट से आप भी पंकज जी अपना कमेंट करें। मीना छोरा टारगेट, हाँ तुम्हारे दोस्त आ गए पंकज जी, देखो यहाँ पर दीपक चतुर्वेदी शर्मा, नमस्कार, बिल्कुल शेखावत ऑफिशियल, अपने पंकज सर आ गए भैया, और कह रहे हैं क्या कि खोजोगे तो हर मंजिल की राह मिल जाती है, खोजोगे तो हर मंजिल की राह मिल जाती है, सोचोगे तो हर बात की वजह मिल जाती है, जिंदगी इतनी भी मजबूर नहीं है दोस्त, जिंदा दिली से जियो तो मौत भी जीने की अदा बन जाती है। क्या बात है, बोले पंकज जी आपने तो आज गर्दा ही उड़ा दिया, बोले आपने तो गर्दा ही उड़ा दिया भैया। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भैया। हाँ, आई जाते हैं पंकज जी अपनी अपनी क्लास के अंदर माहौल बनाने के लिए, है ना। ये क्या खुद लिखते रहते हैं ऐसे ही बैठे बैठे शायरियां, और मित्र हैं मेरे खास अजीज मित्र हैं, चिपका देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनको पता है कि ये एक ही शायर है इनके पास में, बोले यही बोलेगा अब। हाँ सर, मेरी एग्जाम क्रैक नहीं हो रही है, मैं क्या करूं? शेखावत ऑफिशियल छोरा, पढ़ाई करनी है और क्या ही करना है, ये सोचो कि पढ़ना क्या है, बस ठीक है ना, ये सोचो आप लोग। चलिए बात क्लियर, यहाँ पर आखिरी बात कर लेते हैं, आखिरी बात कर लेते हैं अपन आज के लिए, जयपुर शैली की प्रमुख विशेषताएं। जयपुर शैली की प्रमुख विशेषताएं, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जयपुर शैली की प्रमुख विशेषताओं के अंदर मैं क्या क्या बातें लिखने वाला हूं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताऊंगा भैया। नंबर 1, सबसे पहली बात नंबर 1, कान खोल करके सुनना। सबसे पहले पढ़ो भाई साहब कोई भी चित्र शैली का रंग पढ़ो, रंग के बाद में पढ़ो उस चित्र शैली के अंदर कौन से वृक्ष का चित्रण हुआ है, इसके बाद में पढ़ो उस चित्र शैली के अंदर कौन सा प्रमुख पशु आपको देखने को मिलेगा, इसके बाद में पढ़ो उस चित्र शैली के अंदर आपको कौन सा प्रमुख पक्षी देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप ये 4 चीज याद रखना, और किस किस में ध्यान रखनी, उदयपुर में ध्यान रखना, जोधपुर में ध्यान रखना और जयपुर में, इन 3 जगह विशेषकर आप लोग ध्यान रख लेना भाई साहब। तो देखो आप, प्रमुख रंग कौन सा आएगा, लाल, हरा, पीला, केसरिया, मतलब एक बात क्लियर हो गई, परीक्षा में नहीं पूछेगा परीक्षा में, सारी तो लेके बैठा है, जो कलर नहीं थे वो सारे तो इसने ले लिए। लेकिन ध्यान रख लेना एक चीज, हाशिए में कल मैंने आपको बताया था गहरे लाल रंग का प्रयोग, हाशिए में गहरे लाल रंग का प्रयोग, हाशिए में गहरे लाल रंग का प्रयोग किया जाएगा। तो बताओ, देखे मेरे लाडलो, फटाफट से बताओ मेरे लाडलो आप लोग कि हाशिए के अंदर गुलाबी रंग कौन सी शैली में, फटाफट से बताइए, हाशिए के अंदर गुलाबी रंग कौन सी शैली में बनेगा, कौन सी शैली के अंदर आप लोगों का उत्तर आना चाहिए भैया। हाशिए में गुलाबी रंग, देखता हूं कौन उत्तर देता है यहां पर। हाशिए में गुलाबी, बहुत बढ़िया बन्ना विवान सिंह राठौड़, किशनगढ़, प्रीति विजय, क्या ही कर रहे हो आप लोग, ना द्वारा कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए साहब, इसके बाद में दूसरा प्रश्न, हाशिए में पीले रंग का प्रयोग बताओ, हाशिए में पीले रंग का प्रयोग बताओ, देखें हाशिए में पीले रंग का प्रयोग
सबसे पहला उत्तर कौन देगा? जोधपुर भैया सबसे पहला उत्तर दिया यहां पर शांता सालवी ने। हाशिए के अंदर बेलबूटे बनाना, हाशिए में कल की क्लास देखना, वहां पता लगेगा। हाशिए में बेलबूटे बनाना, फटाफट से बताइए, हाशिए में बेलबूटे बनाना। और सबसे पहला उत्तर आया है भैया, पता नहीं किसका आ गया, सबने दे दिया अलवर अलवर अलवर, सबने दे दिया अलवर। हाशिए में गहरा लाल रंग होगा आपके जयपुर शैली में। सबसे प्रमुख वृक्ष कौन सा है? पीपल, पीपल एवं बरगद, पीपल एवं बरगद वट वृक्ष यहां पर आपको देखने को मिलेगा। समझ गए? प्रमुख पशु कौन सा है? प्रमुख पशु कौन सा हो जाएगा? तो प्रमुख पशु हो जाएगा अश्व, मतलब कि घोड़ा, ध्यान रखना। प्रमुख पक्षी कौन सा होगा? तो भैया प्रमुख पक्षी हो जाएगा मोर। बोलो क्या हो जाएगा? मोर। अब सुनो मेरी बात, लेकिन अगर आपसे पूछे ना, अगर आपसे पूछे कि भैया सावन का महीना चल रहा है और वर्षा में नाचता मोर, अगर आपसे पूछे कि वर्षा में नाचता मोर कौन सी शैली की विशेषता है, तो वर्षा में नाचता मोर आपके बूंदी चित्र शैली की विशेषता है। अंतर दोनों कर लेना भैया बहुत अच्छे से, अंतर कर लेना। अगर पूछे राजस्थानी चित्र शैली में सबसे ज्यादा, राजस्थानी चित्र शैली में सबसे ज्यादा कौन से वृक्ष का चित्रण हुआ है, तो भैया सबसे ज्यादा कौन से पक्षी का चित्रण हुआ है, तो मोर उत्तर बोलना। क्या बोलना? मोर। और वैसे अगर पूछे कि राजस्थानी चित्र शैली में सबसे ज्यादा मोर का चित्रण, तो भैया जयपुर। लेकिन वर्षा में नाचता मोर पूछे तो भैया फिर बूंदी उत्तर देना पड़ेगा। अब आ जाओ इधर, जयपुर शैली की और क्या क्या विशेषता है? जयपुर शैली के अंदर बने हैं आदमकद चित्र, तो आदमकद चित्रण आपके जयपुर शैली की विशेषता। दूसरे नंबर पर आ जाओ आप, ऐसे ही आपके उद्यान चित्रण आ जाएगा, बगीचे का चित्र बना है, बैकग्राउंड के अंदर बगीचा रखा है इन्होंने। और सुनो, इसके अलावा ध्यान रखना बैकग्राउंड में हरा रंग है, इसलिए भी यूं माना गया बगीचे का चित्रण। और इसके बाद में तीसरे नंबर पर क्या आएगा? भित्ति चित्रण। जयपुर शैली के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? भित्ति चित्रण। और क्या मिलेगा? पशुओं की लड़ाई के चित्र, पशुओं की लड़ाई के चित्र ये भी आपको जयपुर चित्र शैली में देखने को मिलेंगे। समझ गए आप मेरी बात? पशुओं की लड़ाई के चित्र ये भी आपको जयपुर चित्र शैली में देखने को मिलेंगे। समझना यहां पर ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं आपको, एक एक पॉइंट ध्यान से समझ लेना आप मेरा यहां पर, ठीक है? हाँ, अब इसके बाद में देखो, अगर आपसे पूछे कि कुरान पढ़ती शहजादी, कुरान पढ़ती शहजादी मतलब कि कोई ना कोई बादशाह की पुत्री है जो कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ती शहजादी एवं फकीर को भिक्षा देती स्त्री का चित्रण, फकीर को भिक्षा देती स्त्री का चित्रण कौन सी चित्र शैली में हुआ है? तो ये दोनों ही चित्र आपके जयपुर चित्र शैली में बने हैं। कौन सी चित्र शैली में बने हैं? दोनों ही चित्र आपके जयपुर चित्र शैली में बने हैं। उषा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ध्यान रख लेना, कुरान पढ़ती शहजादी कौन सी चित्र शैली में? जयपुर। फकीर को भिक्षा देती स्त्री का चित्र कौन सी चित्र शैली? जयपुर चित्र शैली, ठीक है? आदमकद चित्र जयपुर चित्र शैली, उद्यान चित्रण जयपुर चित्र शैली, भित्ति चित्र कई जगह मिले हैं भैया लेकिन जयपुर में भी हैं, पशुओं की लड़ाई के चित्र ये भी आपके जयपुर चित्र शैली। समझ गए? और इस जयपुर चित्र शैली की आखिरी बात, इसके अंदर नायिका का जो चित्र बना है वो किस रूप में बना है? नायिका का चित्रण, नायिका का रूप गर्विता के रूप में चित्रण, रूप धारण करने वाली, अपने रूप पर घमंड करने वाली, रूप गर्विता के रूप में चित्रण। तो नायिका का चित्र किस रूप में बना है? रूप गर्विता के रूप में चित्र बना है। समझ गए ना? यहां पर रूप गर्विता के रूप में। सर जी हमारे रचका को नहीं छोड़ते मोर। अच्छा, विनीता चौधरी कह रही कि हमारे रंजके को नहीं छोड़ते मोर, कोई बात नहीं, ठीक है ना? हाँ, तो आप यहां पर देखो, अब मैंने यहां पर एक नई बात लिख दी, रूप गर्विता। तो इधर ध्यान से सुन लेना, पहले भी मैंने कभी आपको बताया होगा, नहीं बताया तो ये सुन लो। नायिका, अगर नायिका यौवन अवस्था को प्राप्त कर चुकी है, विप्रलब्धा है, तो उसका चित्रण कौन सी शैली में होगा? तो उसका चित्रण उदयपुर शैली में होगा। सीधे सीधे याद कर लो। क्यों याद करवा रहा हूं?
4 नाम इधर देगा, 4 नाम इधर देगा, 4 नाम इधर देगा, 4 इधर देगा, कहेगा मिलान करो भैया, तब ये समझ लेना। विप्रलब्धा, नायिका विप्रलब्धा के रूप में कौन सी शैली? उदयपुर शैली। नायिका अगर पूछे वासक सज्जा के रूप में श्रृंगार कर रही है भैया, वासक सज्जा के रूप में श्रृंगार कर रही है, तो श्रृंगार कर रही है तो भैया बीकानेर शैली के अंदर। नायिका वासक सज्जा के रूप में तो बीकानेर शैली के अंदर, सुन लेना। फिर पूछे नायिका दासी के रूप में, तो दासियां तो भगवान कृष्ण की है ना, तो नाथद्वारा शैली के अंदर। कौन सी शैली के अंदर है? तो नाथद्वारा शैली के अंदर, ध्यान रख लेना। फिर पूछेगा नायिका का चित्रण रूप गर्विता के रूप में, रूप गर्विता के रूप में, ध्यान रखना। तो आपका उत्तर कौन सी शैली आ जाएगा? तो जयपुर शैली आ जाएगा, ये भी ध्यान से सुन लेना। और नायिका का चित्रण आरूढ़ यौवना के रूप में, यौवन अवस्था की ओर बढ़ती हुई आरूढ़ यौवना, नायिका का चित्रण है आरूढ़ यौवना के रूप में, तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो फिर आपका उत्तर होगा कोटा शैली। बोलो क्या उत्तर हो जाएगा? कोटा शैली। समझ गए ना आप मेरी बात को? यहाँ पर नायिका विप्रलब्धा के रूप में तो शैली कौन सी? उदयपुर। नायिका वासक सज्जा के रूप में तो शैली कौन सी? बीकानेर। नायिका दासी के रूप में चित्र बनाए तो शैली कौन सी? नाथद्वारा। नायिका का रूप गर्विता के रूप में चित्र बनाए तो शैली कौन सी? जयपुर। और नायिका का आरूढ़ यौवना के रूप में चित्र बनाए तो शैली कौन सी? कोटा। ठीक है भाई साहब, ये मैंने आपको जयपुर शैली भी कंप्लीट करवा दी भैया, ये मैंने आपको जयपुर शैली भी कंप्लीट करवा दी, ये ध्यान रख लेना। अब इसके बाद में अपनी जो अगली क्लास होगी ना, वो आपकी कल होगी अलवर शैली, उनियारा शैली, शेखावाटी शैली, कोटा शैली, बूंदी शैली। कल इस चैप्टर को मैं क्या कर दूंगा? बिल्कुल क्लोज कर दूंगा भाई, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना। एक तो आज रात 10:15 पर, आज रात को 10:15 पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इंडियन हिस्ट्री के अंदर वैदिक सभ्यता के आगे के 20 प्रश्न, कल 20 मैंने करा दिए थे, आज फिर 20 करा रहा हूं। बच्चों ने कहा था नहीं सर, कल ध्यान रख लेना 184 बच्चे जुड़े थे, कल 184 बच्चे जुड़े थे, आज 250 के पार होना चाहिए आंकड़ा। कोई पैसा नहीं लग रहा वहां पर, फ्री है वो टेस्ट, ये ध्यान रख लेना। तो रात 10:15 पर मिलते हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, डाउनलोड करके RPSC में जाना और ढूंढना अभिषेक शर्मा। मेरी शक्ल तो आपको पता ही है, वहां पर सीधे आ जाना, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए साहब, कोई दिक्कत यहाँ पर? तो आप लोगों का यहीं पर मैं आज इसी बात को समाप्त करता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी राजस्थान इतिहास में सुबह 9 बजे, कला एवं संस्कृति में शाम को 7:30 बजे। इन्हीं बातों के साथ में मैं अभिषेक खांडल आपसे विदा लेता हूँ, इन्हीं बातों के साथ में मैं अभिषेक खांडल आपसे विदा लेता हूँ। हाँ, अनअकैडमी जब आप ज्वाइन करेंगे ना लर्निंग ऐप, तो कोड मांगेगा, मेरी क्लास ज्वाइन करने से पहले कोड मांगेगा, कोड डाल देना आप SCAS10। आप लोगों को फ्री पढ़ना है ना, आप लोगों को फ्री तो पढ़ना है, तो ये कोड डाल देना आप लोग। लो भैया SCAS10, आप लोगों के लिए ये कोड कर दिया, लो भैया ये कोड डाल देना SCAS10, फ्री में ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है भाई। चलिए साहब, हाँ तो ये अपने बात यहाँ पर क्या होती है, समाप्त होती है। तो इन्हीं बातों के साथ में मैं अभिषेक खांडल आपसे विदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।